नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। संसद के बजट सत्र से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में किरण रिजिजू ने सभी दलों से सहयोग और समन्वय की जताई उम्मीद। कहा, चर्चा में क्वालिटी मेंटेन करना बहुत ही जरूरी। यमुना में जहर मिलाए जाने के दावे पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल घिरे। चुनाव आयोग ने दिखाई सख्ती, दावे साबित नहीं होने पर हो सकती है कानूनी कार्रवाई। सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को लगा झटका। दुष्कर्म मामले में पुलिस ने किया गिरफ्तार। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने अग्रिम जमानत की अर्जी को कर दिया था खारिज। महाकुंभ मेला क्षेत्र में 5 बड़े बदलाव। पूरा मेला क्षेत्र नो व्हीकल जोन घोषित। मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक ने घटनास्थल का किया दौरा। सुरक्षा सुविधा से जुड़े हर बिंदु पर फोकस। और वाशिंगटन डीसी में एक यात्री विमान की अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर से टक्कर। युद्ध स्तर पर बचाव अभियान जारी। अब तक 19 लोगों के शव बरामद। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जताया शोक। संसद के बजट सत्र से पहले आज सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। 36 पार्टियों के 52 फ्लोर लीडर्स की बैठक में शामिल हुए। संसद को सुचारू रूप से चलाने और विभिन्न मुद्दों पर बैठक में विचार विमर्श किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, रामगोपाल यादव, मनोज झा, तिरुचि शिवा, जयराम रमेश, संजय झा, चंद्रशेखर आजाद, अर्जुन राम मेघवाल, एल मुरुगन, डेरेक ओब्रियन, टीआर बालू, महुआ माझी, हनुमान बेनीवाल, गौरव गोगोई समेत अनेक सांसद और नेता बैठक में मौजूद रहे। बैठक में विभिन्न मुद्दों पर सार्थक चर्चा को लेकर उम्मीद जताई गई। दरअसल कल संसद सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दोनों सदन के सदस्यों को संबोधित करेंगी। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने साल का पहला संसद सत्र सार्थक होने की उम्मीद जताई। हमने शुरुआत में सब पार्टियों से अपील किया है कि ये बजट सत्र है और साल का पहला पार्लियामेंट सेशन है। इसका शुरुआत देश का महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति जी का अभिभाषण के बाद इकोनॉमिक सर्वे पेश होंगे 31 जनवरी को। फिर 1 फरवरी को 2025 का बजट पेश किया जाएगा और बजट के बाद राष्ट्रपति का अभिभाषण पर चर्चा होगा, फिर बजट पर चर्चा होगा। केंद्र सरकार ने संसद के बजट सत्र से पहले गुरुवार को सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक बुलाई। बैठक में बीजू जनता दल के नेता और सांसद सिस्मित ने पात्रा ओडिशा राज्य को विशेष दर्जा दिए जाने की मांग की। हमारे माननीय नेता बीजू जनता दल के अध्यक्ष श्री नवीन पटनायक जी के नेतृत्व में जो पार्लियामेंट्री पार्टी बैठी थी, जिन मुद्दों पे हमने गौर किया था उन मुद्दों को आज रखे गए। सबसे अहम मुद्दा है ओडिशा राज्य को स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने का मुद्दा। इसलिए बीजू जनता दल और हमारे नेता श्री नवीन पटनायक जी की ये मंशा है, ये कोशिश है कि इस सत्र में ओडिशा को कैसे स्पेशल कैटेगरी स्टेट का दर्जा दिया जाए। वक्फ संशोधन विधेयक पर बनी जेपीसी की ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष को सौंप दी गई है। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने ड्राफ्ट रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी। दरअसल समिति ने 655 पन्नों की मसौदा रिपोर्ट तैयार करने में समिति ने 5 महीने का वक्त लिया और 38 बैठकें की।
वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने कहा कि सरकार की कोशिश रहेगी कि आगामी बजट सेशन में ही इस बिल को दोनों सदनों से पास करा लिया जाए। इसके लिए दोनों सदनों में सरकार को साधारण बहुमत की जरूरत होगी। आज वक्फ की रिपोर्ट हमने 655 पेज की, जो पिछले 5 महीने में दिल्ली में 38 बैठकों के बाद लगभग 111 घंटे हम बैठे, 7 घंटे 8 घंटे हर मीटिंग में, और 250 स्टेक होल्डर्स और डेलीगेशंस के साथ मिले, देश के राज्यों के बोर्ड के साथ मिले, हम तमाम राज्यों के गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ, इस्लामिक स्कॉलर के साथ, हाई कोर्ट के लाइयर, सुप्रीम कोर्ट के लाइयर, फॉर्मर जजेज, वाइस चांसलर के साथ मिले। एक बहुत एग्जॉस्टिव डिटेल डिलिब्रेशंस के साथ जो रिपोर्ट तैयार हुई है, मुझे विश्वास है कि इस रिपोर्ट के बाद जो बिल आएगा वो बिल निश्चित तौर से अपने आप में जो एक सरकार की मंशा है संशोधन लाने के पीछे, इसका गरीब को फ़ायदा मिले, अनाथ को मिले, बच्चों को मिले, महिलाओं को मिले, इसका फ़ायदा मिलेगा। वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जेपीसी की रिपोर्ट पर बात करते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि जेपीसी की कमेटी ने जितना काम किया इतिहास में, उतना काम किसी जेपीसी ने नहीं किया। इस कमेटी ने जितना काम किया, मुझे लगता है कि जेपीसी के इतिहास में इतना बड़ा काम शायद किसी कमेटी कोई इतना मौका नहीं मिलेगा। 1.5 करोड़ रिप्रेजेंटेशन आए पूरे देश में, और 1.5 करोड़ रिप्रेजेंटेशन के आधार पर और 38 मीटिंग की यहाँ जेपीसी ने उन सबों को कंपाइल करके एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाना, जो संशोधन सरकार ने किए थे उस संशोधन के अलावा सांसदों का अपने तरफ से 6 महीने में संशोधन देना, 14 नए संशोधन, प्रिंसिपल एक्ट में एक और नया संशोधन जेपीसी ने अपनी सीमा से ज़्यादा बढ़कर जो है रिकमेंडेशन किया है। मुझे लगता है कि भारत के इतिहास में गरीब मुसलमानों को, महिलाओं को, अनाथों को अधिकार दिलाने का इससे बड़ा बिल शायद आज़ादी के बाद नहीं आया। वहीं बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या ने कहा कि लंबे समय से वक्फ की संपत्तियों के प्रबंधन में गड़बड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में आधुनिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है। Report has been submitted to the Honorable Speaker. Over the last 6 months, detailed discussions and deliberations were held by the JPC regarding the amendments to the Waqf Act. Many people who were in charge of management of the Waqf properties had themselves swindled and encroached the Waqf properties. This new bill is going to bring transparency, accountability, and professionalism in the management of Waqf properties all over the country, thereby further empowering the donors of the Muslim community who make the Waqf donation with pristine intentions. यमुना में जहर के गंभीर आरोप को लेकर चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल को फटकार लगाई है। चुनाव आयोग ने केजरीवाल को जवाब देते हुए कहा कि केजरीवाल यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के मुद्दे को नरसंहार के गंभीर आरोपों से न जोड़ें। चुनाव आयोग ने कहा कि इसकी तुलना 2 देशों के बीच युद्ध जैसी स्थिति से न करें। चुनाव आयोग ने कहा कि ये आरोप लोगों के बीच वैमनस्य, अव्यवस्था और अशांति को बढ़ावा देने वाले हैं। इसके अलावा चुनाव आयोग ने इन गंभीर आरोप लगाने के विरोध में केजरीवाल पर कार्रवाई न किए जाने को लेकर स्पष्टीकरण का एक और अवसर भी दिया। चुनाव आयोग ने केजरीवाल से यमुना में अमोनिया की मात्रा बढ़ने के मुद्दे को न जोड़ते हुए यमुना में जहर के प्रकार, मात्रा, प्रकृति, तरीके और इंजीनियरों के विवरण, स्थान और दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों द्वारा जहर का पता लगाने की पद्धति के बारे में स्पष्ट जवाब के साथ कल सुबह 11 बजे तक ठोस सबूत पेश करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आयोग ने कहा कि इस स्थिति पर विवाद करने का कोई कारण नहीं दिखता और वह इसे सरकारों और एजेंसियों की क्षमता और विवेक पर छोड़ देगा। संक्षिप्त चुनाव अवधि के दौरान लंबे समय से चले आ रहे जल बंटवारे और प्रदूषण के मुद्दों पर मध्यस्थता से परहेज करेगा, विशेषकर जहां सर्वोच्च न्यायालय और राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समझौते और कानूनी निर्देश पहले से ही मौजूद हैं।
दिल्ली में चुनाव प्रचार के बीच आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार पर बड़ा आरोप लगाया है। केजरीवाल ने कहा कि चुनाव आयोग एक पार्टी के पक्ष में काम कर रहा है क्योंकि मुख्य चुनाव आयुक्त सेवानिवृत्ति के बाद नौकरी पाना चाहते हैं। ईसीआई को मैं ये कहना चाहता हूं पूरे सम्मान के साथ, उनको दिल्ली के अंदर खुलेआम पैसे बट रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा। उनको दिल्ली के अंदर रोज चादरें बट रही, अभी भी बट रही है, कल शाम को भी बटी चादरें, वो दिखाई नहीं देती। हमने बताया कि पैसे किसके घर में पड़े हैं वो दिखाई नहीं देता। ईसीआई राजनीति कर रहा है। क्यों? क्योंकि राजीव कुमार को पोस्ट रिटायरमेंट 28 फरवरी को पोस्ट रिटायरमेंट उनको नौकरी चाहिए। मैं राजीव कुमार जी को कहना चाहता हूं, इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। जितना कबाड़ा राजीव कुमार जी ने इलेक्शन कमीशन का किया है, मुझे लगता नहीं कि भारत के इतिहास में इलेक्शन कमीशन का इतना कभी कबाड़ा हुआ है। मुझे पता है ये 2 दिन के अंदर मुझे जेल में डालेंगे, डाल दे मुझे जेल के अंदर। दिल्ली में गंदगी के विरोध में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर कूड़ा फेंकने के बाद पुलिस ने राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को हिरासत में ले लिया। इससे पहले राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक्स पर पोस्ट किया था। दरअसल राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने एक बार फिर आप और केजरीवाल पर दिल्ली की जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा कि 3 ट्रक भरकर कचरा लेकर केजरीवाल जी के घर पहुंचने वाली हूं। केजरीवाल जी डरना मत, जनता के सामने आना और देखना क्या हाल बनाया है दिल्ली का। और इस बुलेटिन में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। सीतापुर के कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट ने उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। बलात्कार मामले में आरोपी राकेश राठौर हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद आज घर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। कांग्रेस सांसद अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इसी बीच पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में राकेश राठौर ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी डाली थी। हाईकोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी थी और सरेंडर करने को कहा था। 15 जनवरी को कोतवाली पुलिस स्टेशन में एक महिला की शिकायत के आधार पर कांग्रेस सांसद के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज किया गया था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि सांसद राकेश राठौर ने उससे शादी करने और उसका राजनीतिक करियर बनाने का वादा करके बलात्कार किया। महिला ने पुलिस को कॉल डिटेल और कॉल रिकॉर्डिंग भी मुहैया कराई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। बीजेपी की हरप्रीत कौर बबला चुनाव जीत गई हैं। 3 पार्षदों की क्रॉस वोटिंग के बाद भाजपा की हरप्रीत कौर बबला चंडीगढ़ की नई मेयर बन गई हैं। बबला को 19 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी आप उम्मीदवार प्रेमलता को 17 वोट मिले। सभी 35 पार्षदों और एक सांसद ने अपने मत का प्रयोग किया। विश्वास था, अंदर से आवाज थी कि ये जो काम है ये होगा, और जो रहा सा काम है वो हमारे भाई कुलदीप ने पूरा कर दिया। मेयर ने जो दिखा दिया कि लूट रहा है कारपोरेशन को। काम तो क्या करवाने थे हैं। 1400 आदमी रखे, 14 करोड़ रुपया ले गया। उसकी अभी इंक्वायरी कराएंगे हम। ये भी उनके पार्षदों ने देखा कि भैया हमारे साथ ये किस तरीके से किया, उन्होंने भी वोट डाली हमें। कहीं ना कहीं आश्वस्त थे, क्योंकि पिछले कार्यकाल में कोई काम हुआ नहीं है। सभी काउंसलर परेशान थे। नेक्स्ट ईयर उन लोगों सबने जाना है चुनाव में, तो मुझे लगता है, सबको लगता था कि अगले साल भी काम नहीं होगा अगर उनका मेयर आ गया। तो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को देखते हुए उन्होंने सुनते हुए भाजपा को वोट किया है और भाजपा का मेयर बना है। अब काउंसलर्स देख रहे हैं जो हमारे लीडर हैं, एक तो वो एक दूसरे को गाली निकाल रहे हैं, और जो मेयर है वो 10-20 हज़ार इकट्ठे कर रहा है पैसे, FIR लो। तो फिर क्या करेंगे काउंसलर? अंतरात्मा कोई चीज है?
तो उन्होंने वोट किया अंतरात्मा से। कहीं भी जाए सर, कहीं भी जाए, इनकी आदत है, ये कोर्ट में जाएंगे या जेल में जाएंगे और नहीं कहीं जाते जी। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जब से यमुना में जहर की बात की और हरियाणा सरकार पर नरसंहार का आरोप लगाया है, उसके बाद से यमुना नदी दिल्ली की सियासत की केंद्र बिंदु बन गई है। ऐसे में इस जल संग्राम को लेकर दिल्ली की जनता क्या सोचती है, साथ ही दिल्ली चुनाव में उनके लिए क्या मुद्दे हैं, देखिए यमुना से हमारे संवाददाता निशांत राय की रिपोर्ट। दिल्ली में जल संग्राम छिड़ चुका है। जल संग्राम की वजह अरविंद केजरीवाल का वो बयान जिस पे उन्होंने आरोप लगाया है हरियाणा सरकार पे, और साथ में ये कहा है कि हरियाणा सरकार यमुना में जहर घोल रही है और नरसंहार करना चाहती है। इस समय हम यमुना में मौजूद हैं और यमुना की स्थिति पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जहाँ पर मैं मौजूद हूँ बहुत तेज़ बदबू आ रही है और दिल्ली में यमुना लगभग 22 किलोमीटर होकर बहती है और ये 22 किलोमीटर का क्षेत्र यमुना की गंदगी की अगर पूरी बात करें, जहाँ से यमुना का उद्गम होता है और जहाँ पर यमुना समाप्त होती है, लगभग 76% गंदगी का काम करता है। हमारे साथ पब्लिक है और पब्लिक से हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले बताइए कि यमुना की अगर सफाई की बात की जाए तो आप किस तरीके से इस मुद्दे को देखते हैं? सर, हमारे लिए तो यहाँ सांस भी लेना बड़ा मुश्किल हो रहा है और हम जो देख पा रहे हैं कि यमुना के यहाँ हम बैठे हुए हैं बीच में, यमुना, ये यमुना नहीं है, ये हमारी माँ है और माँ की स्थिति अब आज की डेट में दिल्ली में ऐसी है, कितनी बदबूदार है, यहाँ पे सांस लेना भी लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। क्या आप सांस ले पा रहे हैं? यहाँ आप ही के लिए स्थिति ख़राब है। और केजरीवाल जी को 10 सालों में कोई काम तो किया नहीं है, दूसरी सरकारों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए उन्होंने। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को पहले अपने अंदर झांक के देखना चाहिए, उसके बाद दूसरों के लिए बोलना चाहिए। अगर बात की जाए दिल्ली की, तो चुनाव के लिए आपके लिए कौन सा महत्वपूर्ण मुद्दा है? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि केजरीवाल जी झूठ बोलने का सबसे ज़्यादा काम करते हैं। इस पार्टी से जनता को, हम सभी को उम्मीद थी कि ये स्वच्छता की राजनीति करेंगे, ऐसी स्वच्छ राजनीति करेंगे जिससे लोगों का विकास हो, यहाँ के लोगों की, दिल्ली की जनता की जो स्थिति है वो बेहतर हो, सुधरे। मेरे हिसाब से केंद्र सरकार को भी दिल्ली पे ध्यान देना चाहिए और उनको भी उनका सहायता करना चाहिए और काम करना चाहिए। कुल मिला के काम सही होना चाहिए, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, उनको अच्छा काम करना चाहिए। नहीं, केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है। मुझे लगता है कि जहाँ जहाँ पार्टी की, इनकी भाजपा की सरकार है, वहाँ अगर हम देखते हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, असम हो, मध्य प्रदेश हो या कोई भी स्टेट है, जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ तो काम हो रहे हैं, वहाँ ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही। गुस्सा नज़र आ रहा है यमुना की गंदगी को लेकर, आपके लिए क्या सबसे बड़ा मुद्दा है दिल्ली में, अगर यमुना से अलावा अगर बात की जाए? सर, यमुना जी का जो मुद्दा तो है ही है, उसके अलावा जो सीवर का मुद्दा है, जितने भी वादे केजरीवाल जी ने किए थे, जैसे बिजली फ्री का वादा जो किया था, आज एक आदमी का 5-5 लाख रुपए का बिल है। भाई साहब, पूरे दिल्ली की सड़कें टूटी पड़ी हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है, गली गड़ी बिल्कुल इतनी गंभीर समस्या है कि बुजुर्गों का निकलना मुश्किल है। चलते चलते एक आखिरी गीत आपसे मैं सुनना चाहूँगा। यमुना मैया से आप कोई दरखास्त करना चाहेंगे? यमुना है बीमार कि नेता मस्त रहें, यमुना है बीमार कि नेता मस्त रहें, दिल्ली का बुरा हाल कि नेता मस्त रहें, दिल्ली का बुरा हाल कि नेता मस्त रहें, माता है बीमार कि नेता मस्त रहें। कि ये जनता है, सब जानती है और दिल्ली फिलहाल यही बोल रही है कि यमुना है बीमार कि नेता मस्त रहे। कैमरा पर्सन सौरभ बक्सी के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और आइए यहाँ से सीधे आपको शाहदरा लिए चलते हैं, जहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेता जेपी नड्डा इस समय एक रैली को संबोधित कर रहे हैं। आजकल मुझे सिर्फ जरा घर से निर्माण भवन अपने कार्यालय जाने का मौका मिलता है या रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट जाने का मौका मिलता है। आप लोगों से मिलने के लिए यहां जब मैं आता हूं तो मैंने आज सड़कें देखी हैं, टूटी फूटी सड़कें, पता नहीं चल रहा कैसे किस तरीके से सड़कों में चले। ये टूटी फूटी सड़कें हैं कि नहीं है? और एक तरफ मोदी जी ने ईस्टर्न पेरिफेरल रोड बना करके, आप बताओ, कुंडली बॉर्डर से पलवल तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? आप बताओ, वेस्टर्न पेरिफेरल रोड बना करके कुंडली से वहां मानेसर तक पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? मित्रों, काम किया है। जो भी दिल्ली में काम हुआ है वो किसी और ने नहीं किया, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र
मोदी जी ने किया है, इसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आप बताओ पिछले 10 साल में कोई कॉलेज खुला? एक भी कॉलेज खुला? आप बताओ पिछले 10 साल में दिल्ली में कोई नई सड़क बनी? आप बताओ पिछले 10 साल में दिल्ली में कोई नया फ्लाईओवर बना? मित्रों, ये इस तरीके से ये सरकारें चलाते रहे और हमारी एक कांग्रेस पार्टी है, वो कांग्रेस पार्टी यहां पार्लियामेंट में बहस करने से घबराती है, पार्लियामेंट चलने नहीं देती है और जब पार्लियामेंट समाप्त हो जाती है तो विदेश में जाकर के भारत को गाली देते हैं। ऐसे लोगों को आने देना है क्या? ऐसी पार्टी को आने देना है क्या? मित्रों, ये इस तरीके की स्थिति ला करके खड़ा कर रहे हैं। आप बताइए, जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था तो इस केजरीवाल ने सबूत मांगा था कि नहीं मांगा था? देशद्रोही काम किया था कि नहीं किया था? हमारे नौजवानों पर प्रश्न खड़ा किया था कि नहीं किया था? हमारे वीर जवानों पर प्रश्न किया था? तो ये आप देख रहे थे बीजेपी नेता जेपी नड्डा शाहदरा में चुनाव प्रचार करते हुए। खबरों में आगे, अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में रीगन नेशनल एयरपोर्ट के पास एक यात्री विमान अमेरिकी सेना के हेलीकॉप्टर से टकराकर पोटोमैक नदी में गिर गया है। इस विमान में लगभग 64 लोग सवार थे, जिसमें से 4 क्रू मेंबर थे। वहीं हेलीकॉप्टर में भी 3 चालक दल के सदस्य शामिल थे। हादसे के बाद जल्द ही रेस्क्यू ऑपरेशन भी शुरू किया गया और नदी से कई लोगों के शवों को बाहर निकाला गया। लोकल मीडिया के मुताबिक रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 19 शव बरामद किए गए हैं। हालांकि आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने दुर्घटना पर शोक जताते हुए कहा कि वो इस हादसे पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। और इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और बीना को दीजिए अनुमति। नमस्कार।